नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग हायरार्की के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पद सोपान जिसे हिंदी में कहा जाता है, और स्पेशली सोशल हायरार्की। सोसाइटी में हायरार्की किस तरीके से बनती है, इसका क्या रोल है, बेसिकली क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हम सोसाइटी को समझ सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डील करेंगे। तो देखते हैं कि हायरार्की क्या है। हायरार्की के लिए कहा जाता है कि जो हायरार्की है यानी कि पद सोपान है, जिससे हमें पता चलता है कि पद सोपान मतलब अ, सीढ़ी। मान लीजिए एक पिरामिड है, उसमें अलग अलग पद, अलग अलग खाने बने हुए हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग है और उसमें कई स्टोरीज हैं, और पहली स्टोरी पे कोई दूसरा रहता है, पहली मंजिल पे कोई दूसरा रहता है, तीसरी मंजिल पे कोई तीसरा रहता है, इस तरीके से अलग अलग। जो सबसे टॉप वाली मंजिल है उसके ऊपर भी कोई रहता है। तो जब हम हायरार्की की बात करते हैं, तो जो पहले पहले जो सबसे टॉप पोजीशन पे रहता है, जो सबसे टॉप बिल्डिंग में रह रहा है, उस व्यक्ति व्यक्ति के उस व्यक्ति और जो सबसे नीचे की मंजिल में रह रहा है, उस व्यक्ति के बीच में जो इतनी सारी जो गैप्स आए हैं, ग्रेडेशन हुआ है और स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है, उसको ही हायरार्की कहा जाता है। जब हम हायरार्की को किसी व्यक्ति के साथ में पॉल्यूशन, प्योरिटी, किसी विशेष काम से जोड़ देते हैं उसे, तो वो सोशल हायरार्की बन जाती है। ये बताता है, हायरार्की से हमें ये पता चलता है कि सारे लोग, कुल सारे जितने भी समाज में जो लोग अस्तित्व में हैं और जो समाज में रह रहे हैं, उन सभी को समाज में समान रूप से उनके साथ में व्यवहार नहीं किया जाता है, बल्कि उनके साथ में व्यवहार उनकी सामाजिक, उनका जो पद सोपान में उनकी क्या स्थिति है, सामाजिक पद सोपान में उनकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर उनके साथ में अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। हायरार्की ये बताता है कि समाज में जो लोग हैं वो ग्रेडेड हैं, अलग अलग रैंकिंग पर हैं, और उनकी जो वो अपने पद सोपान के अनुसार अलग अलग स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं समाज के अंदर। ये हायरार्की रेफर्स टू एनी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और क्लासेस इन्वॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ ranking according, which means according to rank। जब इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर दिया जाता है और उनके बीच में एक डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, प्योरिफिकेशन एंड प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो वो हायरार्की में शामिल माना जाता है। जैसे हमारी कास्ट सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था की जब हम एंशिएंट इंडिया में बात करेंगे, तो इसी तरीके के रिलेशनशिप पर आधारित है, जिसमें नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ब्रॉडली स्पीकिंग जो हायरार्की है, इट रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर social group in the society according to and their high position is accepted according to some criteria of accepted notions of the system। तो हायरार्की का मतलब है अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग उन पद सोपानों पर अवस्थित हैं सामाजिक रूप से, और इनकी जो सामाजिक स्थिति है वो हर एक ग्रुप की अलग है, क्योंकि उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो अपने पद सोपान के अकॉर्डिंग निर्धारित है। और इसीलिए कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में है, कुछ लोग बहुत बुरी अवस्था में है। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमीडिएरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अलग अलग पद सोपानों पर अवस्थित हैं, विस्तृत हैं वो भी। तो इस तरीके से
इसका एक बार डेराइवेशन देख लेते हैं इस वर्ड का। ये जो जो हायरार्की शब्द है वो ग्रीक वर्ड हायरोस, जिसका मतलब है सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स पवित्र, और आर्शन मीन्स रूल, यानी कि जो सबसे सबसे टॉप होगा वो ही रूल करेगा, उसी का ऑर्डर माना जाएगा। और सेक्रेड रूल यानी कि हायर, जो जो व्यक्ति हायर है वही रूल्स डिसाइड करता है सोसाइटी के, और उसकी जो पोजीशन है वो सबसे बेटर होगी। यद्यपि ये जो हायरार्की का जो सिस्टम है वो प्राचीन प्राचीन समय में भी, साथ ही साथ मॉडर्न सोसाइटीज में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेकिन जब जैसे मॉडर्न सोसाइटीज, जब स्पेशली अर्ली 21st सेंचुरी जब आने लगी, उस समय इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं उनकी उनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया ड्यू टू सम essential elements and factors associated with this particular system. क्या हम हायरार्की को एक हिस्टोरिकल एनालिसिस, एक सोसाइटी का हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को? क्या हम सोसाइटी के बारे में पता लगा सकते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस जो सोसाइटी जो हायरार्की है, इसका नेचर ही इस तरीके का है कि ये अपने में अलग अलग लेयर, समाज के जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग समूह के जो लोग हैं उनको समाहित कर लेता है, और उनको एक पर्टिकुलर पिरामिडिकल शेप में अवस्थित कर देता है, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो सबसे टॉप पर हैं और जो कुछ लोग हैं वो सबसे निम्न पर हैं, और अलग अलग पद सोपानों के आधार पर उनका उनके उनके कार्यों का, उनकी सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण होता है। जितनी ज्यादा समाज में पद सोपान होंगे उतनी ही ज्यादा समाज लेयर होंगी इसकी, यानी कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा ग्रुपिज्म होगा, उतने ज्यादा लेयर्स होंगी, उतने ज्यादा पद सोपान होंगे, और उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा एक पद एक उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा एक ग्रुप का अपने दूसरे ग्रुप से। यानी कि जैसे टॉप में जो बंदा है, जो व्यक्ति है, टॉप में जो ग्रुप है, उसका जो जो सबसे निम्न जो ग्रुप, सपोजिटली सबसे निम्न ग्रुप है, उन दोनों उनमें कोई तालमेल नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम की हायरार्की है उसको अगर हमें कास्ट सिस्टम को हमें समझना है तो हमें सोशल हायरार्की को समझना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि इंडियन सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट हायरार्की का फीचर है कास्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्ग को सबसे ऊंचा स्थान दे रखा है और एक वर्ग जो है उसको सबसे नीचा स्थान दे रखा है। इन दोनों वर्गों के बीच में जो वर्ग आते हैं वो उन लोगों के भी अपने अपने नियत स्थान निर्धारित हैं। Why the concept of hierarchy is important? It is really important. By making use of hierarchical principle, it is comparatively easier to trace out the relative status and position of an individual or group in a particular society. हम किसी भी ग्रुप की जो पोजीशन है दूसरे दूसरे ग्रुप्स के साथ में उनका किस तरीके का संबंध है, उनकी क्या स्थिति है, जो उनका रिलेटिव स्टेटस है, उसको हम देखकर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो वर्ग है वो कमजोर वर्ग है या उच्च वर्ग है, या ये सामाजिक रूप से सक्षम वर्ग है या निर्बल वर्ग है। हम जो उनका जो रिलेटिव स्टेटस है वो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हायरार्की सोसाइटी की स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि इन द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की वी से दैट ब्राह्मण्स जो हैं दे आर सपोजिटली द टॉप मोस्ट, दे आर एंजॉयिंग द टॉप मोस्ट पोजीशन, और लगभग सारे प्रिविलेजेस, जितने भी जो जो विशेषाधिकार हैं दैट आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप। जबकि जो एक दूसरा वर्ग है दैट इज द अनदर एक्सट्रीम ग्रुप विच इज कॉल्ड अनटचेबल कास्ट ग्रुप, ये सबसे ज्यादा नीचा वर्ग है, निर्बल वर्ग है, और जितनी भी जो सपोजिटली जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो उसके पास में है, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास में कोई अधिकार नहीं है,
सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य है। उसके पास में जितनी भी मतलब डिसेबिलिटीज ही सबसे ज्यादा है इसके पास में। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरी कास्ट हैं जो कि डिफरेंट, जो कि इस सोशल पिरामिड में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरीके से जो अगर हम बात करें हायरार्की सिस्टम में ही एक क्लास सिस्टम और आता है, कास्ट सिस्टम हमने देखा अभी, उसी तरीके से कास्ट क्लास सिस्टम भी है, जिसको कि स्पेशली मार्क्सवादी स्कॉलर्स जो हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो कैपिटलिस्ट हैं और जो रिच पीपल हैं, दे ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द हायरार्की, जबकि जबकि पीपल हु वर्क and poor people, they occupy the lowest position in the this capitalist society. तो इन दोनों के बीच में these are also two extreme ends, and in between these two extreme ends we find a middle class that is which occupies a middle position among between these two extremes. तो जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम है, वैसे हमारे यहाँ जब सोशल सोसाइटी, सोशल हायरार्की की बात करते हैं, तो हमें हम ये इस तरीके के कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें एक जो वर्ग है that is totally associated with privileges, and another group which is totally associated with duties. So in between these extremes we find intermediary classes, castes, which too occupy a different position according to their social status that has been dictated to them according to caste principle. So जो हायरार्की है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ पे सारे पावर एंड अथॉरिटी आर एसोसिएटेड with the group that exists on the topmost position. जितनी भी जो पावर है वो उनके साथ में वो हायर ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, एंड पावर जितना ज्यादा हायर पोजीशन होगा उतना ज्यादा पावर एंड अथॉरिटी रहेगा, एंड पावर अथॉरिटी विल फ्लो डाउन from the power and authority will flow from higher level to lower level. जितना ज्यादा हायर पोजीशन होगी उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा हायर पोजीशन होगी उतनी ज्यादा पावर एंड अथॉरिटी होगी, और जैसे 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 आप नीचे लेवल पर आते जाएंगे वैसे वैसे पावर अथॉरिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग. So we see that we generally see this kind of this kind of flow of authority and power in bureaucracies, where just for example जैसे एक IAS ऑफिसर है उसके पास में सबसे ज्यादा पावर होते हैं, एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे हम और नीचे के अधिकारियों की तरफ जाते आते हैं उनका पावर है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाता है. तो सेम हैपेंस विद दिस थिंग, हायरार्की में भी ऐसे ही होता है. जो टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं उनके पास पावर एंड अथॉरिटी है, और जो लोग सबसे लोअर पोजीशन पे हैं they all have duty, they do not have any power or authority with them. और जब आपके पास पावर एंड अथॉरिटी रहती है तो यू हैव कंट्रोल ओवर पीपल एंड रिसोर्सेज, और इस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं दे आल्सो गेट हायरार्काइज्ड, बिकॉज जिन लोगों के पास पावर एंड अथॉरिटी होगी वही लोग रिसोर्सेज को भी ज्यादा अक्यूमुलेट करेंगे, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, और जो लोग नीचे हैं, जो लोअर पोजीशन में नीचे के पद सोपानों पर हैं, उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी कंपैरेटिवली कम ही होंगे. जितनी ज्यादा हायर पोजीशन पर एक व्यक्ति होगा हायरार्की के स्केल में, उतने ज्यादा उसके पास में पावर होगा, कंट्रोल होगा, अलोंग विद दैट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. और जितना ज्यादा नीचे की पोजीशन होगा उसके पास में उतना ही पावर कम होगा, कंट्रोल भी नहीं होगा और रिसोर्सेज भी नहीं होंगे. इस तरीके की जो व्यवस्था है, इस तरीके की जो पद सोपाकनिक व्यवस्था है, उसको हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो वर्ग हैं वो बहुत ही अमीर हैं तो वो अमीर ही हैं, और गरीब हैं तो वो गरीब ही हैं. उनके पास में और ये जो हायरार्की है, इट डू नॉट रन ओनली in social level, but it runs into a political and economic and religion and education level too. तो जो हायरार्की है, it becomes very important
aspect concept to learn about the functioning of the society. जैसे the more extensive the hierarchy, the higher is the differentiation in the society. जितना ज्यादा hierarchy होगी समाज में, जितना ज्यादा विभेदीकरण होगा समाज में, जितनी ज्यादा हायरार्की, पद सोपान होंगे उसमें, उतना ज्यादा विभेदीकरण होगा, उतना ही ज्यादा कहते हैं स्पेशलाइजेशन भी होगा, क्योंकि एक वर्ग जो है वो it will do a particular kind of work and it would get eventually specialized into that particular thing. और जैसे ही वो स्पेशलाइज हो जाएगा सोसाइटी में, differentiation that is associated with the hierarchy would also increase. तो ये हम देखते हैं कि हायरार्की के साथ में जो 4-5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं वो ये है। एक तो पावर, अथॉरिटी, जितनी ज्यादा हायर लेवल पर आप हैं उतना ज्यादा पावर होगा, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, अथॉरिटी होगी, और साथ ही साथ में इट वुड एनकरेज डिफरेंशिएशन अमंग ग्रुप्स एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क। तो सोसाइटी के अंदर हायरार्की है जो वो इस तरीके से फंक्शन करती है, जहाँ पे कुछ लोग अपनी प्रिविलेज पोजीशन एंजॉय कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एक जो ग्रुप होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने, और वो ड्यूटी उनका जो सोसाइटी में जो रोल है वो केवल ड्यूटी करना ही है। तो जो पावर है वो सब पूरी तरीके से इम्बैलेंस्ड है। अगर हम इसे अभी आज के इसमें कहें तो टोटली इम्बैलेंस है, क्योंकि कुछ जो वर्ग हैं वो बहुत प्रिविलेज हैं और दूसरे वर्ग हैं बिल्कुल भी उनके पास में कोई भी प्रिविलेज नहीं है। तो इसलिए जो हायरार्की है इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड सोशल फंक्शनिंग। और ये अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हमारे एंशिएंट इंडिया में अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखें तो एंशिएंट इंडिया में जब आर्य भारत में आए उसके बाद में ही धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल में हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन पहले जो आर्य और अनार्यों के बीच में किया गया वर्ण के आधार पर। कुछ लोग गौर वर्ण थे, जब आर्य आए भारत में तो वो सपोजिटली गौर वर्ण के थे, गोरे वर्ण के थे, और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो श्याम वर्ण के थे, और इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। लेकिन वर्ण व्यवस्था उतनी आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुई थी, इसीलिए हमें ऋग्वेद के कई मंडलों में हमें जानकारी मिलती है कि जो लोग हैं वो अपने कोई विशेष स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है उनका किसी काम के अंदर, बल्कि एक ही घर के लोग हैं वो अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमें उल्लेख मिलता है नवे मंडल में कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि एक जो व्यक्ति है, एक कवि है, वो ये कहता है कि मेरे फादर वैद्य हैं, मेरी माँ चक्की पीसती है, और मैं खुद एक कवि हूँ, और हम सब लोग अलग अलग कार्य करने वाले लोग एक साथ में एक छत के नीचे रहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि समाज में उस तरीके से अभी वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है वैसे वैसे हम साक्ष्य देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो आधिकारिक रूप से दृढ़ होने लगी थी, उनका कंसोलिडेशन होने लगा था धीरे धीरे, जो वर्ण व्यवस्था जो कि अभी प्रीमेच्योर स्टेज में थी, अभी धीरे धीरे इट इज एक्वायरिंग मेच्योर पोजीशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड। हालांकि उस समय भी ये इतनी ज्यादा कंसोलिडेट नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे के कालों में, उत्तरोत्तर कालों में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के साथ में जोड़ दी गई कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण का वो कार्य करेगा, और उसी तरीके से उसको स्पेशलाइजेशन होगा। इसके लिए जो बहुत सारे जो समाजशास्त्री इतिहासकार वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज में एक सामाजिक पद सोपान की स्थापना की गई, जिसके द्वारा व्यक्ति को पता था कि उसको क्या करना है, इसलिए वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता था, और इस तरीके से समाज को रेगुलराइज किया जाता ताकि समाज में chaos नहीं हो, किसी व्यक्ति को ये सोचना नहीं पड़े कि वो क्या काम करेगा अभी,
तो समाज को एक कार्य के आधार पर डिवाइड करने के लिए उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था, हायरार्किकल पद सोपानिक व्यवस्था को स्थापित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।